अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और कभी नहीं भूलें, हमें नहीं पता होता बट हमारी बातों का, हमारे वर्ड्स का बहुत वेट होता है, बहुत मीनिंग होता है। इसलिए अपने जब भी वर्ड्स को चूज़ करें, ध्यान से चूज़ करें। स्पेशली जब आप गुस्से में हो, परेशान हो या वैसे किसी भी बात से स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हो, आराम से बात करें, ध्यान से बात करें और सोच समझ के बात करें। कई दफ़ा आपके अल्फाज दूसरों को हर्ट कर सकते हैं और अगर एक चीज़ जो कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बदल सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी चीज़ है कि सोच समझ कर हम अपने वर्ड्स को चूज़ किया करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शहर के वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर फैसलाबाद शहर में 36 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यूवी इंडेक्स की, तो 7 है, काफ़ी हाई है। 5 बजे तक अगर आप बाहर निकल रहे हैं, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। और इवन अगर आप इंडोर्स भी रहते हैं तो भी आपको पता होगा कि सन प्रोटेक्शन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका मतलब है कि आप कोई भी सनस्क्रीन खरीद लें, सन क्रीम खरीद लें और उसको दिन के थ्रू आउट हर 2 से 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बारिश के अमकानात अगले 24 घंटे में इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है फैसलाबाद शहर का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है हमेशा से। इसलिए बारिश के अमकाना तो हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में हमें मोस्ट इलाकों में बारिश देखने को मिलेगा या नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते। ये देखते हुए नज़र आएगा जैसे जैसे दिन गुजरेगा। इसके अलावा अगर हम ह्यूमिडिटी की भी बात करें तो 67% है, जिसकी वजह से इवन तो टेम्परेचर रीडिंग्स 36 डिग्रीज हैं। आपको महसूस ऐसे होगा जैसे 42 डिग्रीज टेम्परेचर है और शायद इसीलिए आपको थोड़ी सी सफोकेशन महसूस हो रही हो सकती है, या आपको ऐसे लग रहा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जबकि एक्चुअल में टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें। एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे, लेकिन ना तो अपनी जान को ख़तरे में डालें, ना किसी और की जान को ख़तरे में डालें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और होने का आपने सबूत देना है। और अगर आपको जल्दी भी है, आप जल्दबाजी मत करें, ओवर स्पीड मत करें किसी भी रीज़न से। ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को साथ लेकर चलें और बिल्कुल भी आप ऐसे मत करें कि आपकी वजह से किसी और को ख़तरा हो सकता हो। आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी हर सेलिब्रेशन का हम लोग हिस्सा बने और जब हम आप लोगों के साथ आपकी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनते हैं तो आप लोग हमारी फैमिली की तरह हमें महसूस होते हैं। और इनफैक्ट पूरी सिटी 41 और आई थिंक फैसलाबाद शहर का बहुत गहरा ताल्लुक है और आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, उसी तरह से आपकी परेशानियां भी हमारी परेशानियां हैं, तो आपकी खुशियां हमारी खुशियां कैसे नहीं हो सकती। तो आज भी एक सालगिरह है मियां ज़िशान नज़ीर की। मैं ये भी बताती चलूँ कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फेस्को मियां नज़ीर अहमद के बेटे हैं मियां ज़िशान नज़ीर और आज उनकी सालगिरह है। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहते हैं। और फैसलाबाद शहर में जब हम बात करते हैं बहुत सारे और शख्सियात उनकी तरफ से भी उनको मुबारकबाद दी गई है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ आएँ और गम के ज़ाय कभी आपके आसपास भी ना आएँ। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपके लिए बेहद आसान हो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आगे पैदा करते जाएं। आगे जाते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करें। अगर हम ताजरों की बात करते हैं, एसएमई सेक्टर की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी में भी और फैसलाबाद शहर की ओवरऑल इंडस्ट्री डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जिस तरह से हम पॉलिटिकल अरीना में चीज़ें तब्दील होती हुई देख रहे हैं, उसी तरह से हमारी इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ इंडस्ट्री की, बिकॉज ताजरों पर आज हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की, जो कि आपको पता है दिन ब दिन इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ तक कि अभी और भी प्राइसेस हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएंगी। फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट हर जगह पर आपको नज़र आता है। लोगों की बाइंग पावर आपको डिक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। जब लोगों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो जाएगी तो किस तरह से हमारी ताजर बिरादरी अपने काम को कंटिन्यू कर पाएगी। और जहाँ पर हम डिफरेंट बाज़ारों की फैसलाबाद शहर में बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि ये एक हमारी हिस्टोरिकल जो पोजीशन रही है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से आज भी जो ख़रीदार हैं वो रुख करते हैं हमारे बाज़ारों का। लेकिन अगर हम सूरत हाल देखें तो बड़ी ही अफसोसनाक है। ना तो सड़कें सही हैं, ना ही पार्किंग के लिए कोई आपको जगह मिलती है। सिक्योरिटी की सूरत हाल उससे भी ज़्यादा बुरे आपको नज़र आते हैं। और अगर आप बारिशें जो कि कुछ अरसा पहले हुई, बिल्कुल अगर लास्ट वीक की तरफ हम चले जाते हैं तो जो मंजर देखने को मिले
हमें बाज़ारों के अंदर, वो हैरान कुन थे। और बड़ी ही अफसोस की बात है कि इतनी हिस्टोरिकल जगह और इतनी इम्पॉर्टेंट जगह आज भी हमारी बिजनेसेस के हवाले से, हमारे ताजरों के लिए वो यहाँ तक आ पहुँची है। और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, उनका फोकस कहाँ है, प्रायोरिटीज़ कहाँ है, पावर स्ट्रगल्स क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि आवाम के मसाइल, ताजरों के मसाइल को इग्नोर कर दिया जाए। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले आफ्ताब भट्ट साहब हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड बाजार है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ फजील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। फजील, आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। फजील, आपका इनपुट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और अगर हम ताजरों की बात करते हैं, करंटली जो सूरत हाल है महंगाई के, ओवरऑल फ्यूल प्राइसेस देख लें, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस देख लें, क्या इम्पैक्ट है ताजरों के ऊपर। और हम हमेशा इंडस्ट्री पर जो इम्पैक्ट है, मैन्युफैक्चरर्स पर जो इम्पैक्ट है, उस पर तो हम ज़रूर डिस्कशन करते हैं, बट ताजरों पर क्या इम्पैक्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। देखें, सबसे पहले जो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात की है, तो उसमें जो टैक्सेस हैं वो सेल्स हों या फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में टैक्सेस हों, उनकी वजह से इस माह तो बिजली के जो बिल आए हैं उसने आम आदमी हो या फिर कारोबारी तबका हो, सबकी चीखें निकाल दी हैं। यकीन करें कि हर बंदा सरापा एहतजाज है। और ऊपर से फिर ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है वो भी आज दूसरा रोज़ है, जारी है। उसकी वजह से भी कारोबार पर ज़ाहिर सी बात है बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि फैसलाबाद शहर वो मंडी है कि जहाँ से पूरे पंजाब से जो कारोबारी हजरात हैं, व्यापारी हैं, वो यहाँ पर रुख करते हैं मार्केटों का, और यहाँ से फिर माल उठाकर दूसरे शहरों तक ले जाना होता है। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की अशद ज़रूरत होती है। लेकिन इस हड़ताल की वजह से वो भी देखें कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो बुकिंग नहीं कर रहे, उसकी वजह से जो गोदामों के अंदर माल पड़ा है वो वहीं का वहीं है। और उसके अलावा फिर और नए जो ग्राहक हैं वो भी फैसलाबाद की मार्केट का रुख नहीं कर रहे। उसके बाद फ्यूल जो प्राइसेस आपने कही हैं, हड़ताल की भी वजह एक वो है, दूसरा टोल प्लाजास के जो टैक्सेस हैं, टोकन टैक्सेस हैं, वो है। और जो महंगाई की सूरत हाल है वो तो हमेशा से ही, जब पेट्रोल बिजली महंगी होती है तो उसकी वजह से हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से मार्केटों के अंदर ग्राहक बहुत कम आना शुरू हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह पीछे ये है कि एक तो महंगाई की शरह में इजाफा, और दूसरा आपकी बेरोज़गारी जो है वो भी बढ़ती जा रही है आपके मुल्क के अंदर। आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से पावर लूम सेक्टर के मज़दूर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अगर 700 फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो आप देखें कि उससे कितना मज़दूर बेरोज़गार होगा। आखिर वही लोग हैं इस शहर के रहने वाले जिन्होंने इधर से ही रोज़गार कमाना है, और फिर रोज़गार कमाकर इन मार्केटों का उन्हीं लोगों ने रुख करना है। तो जब उनका रोज़गार ही मुतासर होगा तो वो कैसे मार्केटों तक आएंगे, उनकी रसाई ही नहीं रहेगी, उनकी जेब इजाज़त ही नहीं देगी। तो जो महंगाई की वजह से जो असरात हैं वो कारोबार इस वक्त शदीद मुतासर हैं, कारोबारी तबका भी परेशान है। और अब आइंदा देखें आगे, उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन हालात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो महंगाई है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा आफ्ताब भट्ट साहब, आपके ख्याल में इस वक्त ताजिरों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करता है? किस तरह से देखते हैं बाइंग पावर के अलावा किस तरह से लोग आगे लेकर चलेंगे चीज़ों को? शुक्रिया जी आपका। ताजरों को जो परेशानी, जब मसाइल आते हैं उस वक्त आते हैं जब मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। जब सियासी तौर पर मुल्क अपना ग्रोथ नहीं कर रहा होगा तो ताजरात हजरात हैं, क्योंकि उनका तो कारोबार रोज़गार है ही मौसमी हालात के साथ है। अगर मौसमी हालात बेहतर होंगे तो ताजरों के हालात बेहतर होंगे, और अगर ताजरों के हालात बेहतर होंगे उससे जो हमारी पूरी ग्रोथ है उस पर इन्फेक्ट फर्क पड़ेगा। बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारी जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई गमगीर हो चुकी है, और तकरीबन 3-4 माह से जो हालात बने हुए हैं इस मुल्क में, उसकी वजह से हमारे जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के माशी तौर पे भी, और महंगाई जो आपको नज़र आ रही है, ये तो हम 4 साल से रो रहे हैं, ताजर तो रो रहे हैं ये कि महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन क्यों कि हमारा जो सारा निज़ाम है वो आलमी सतह पे, और आलमी सतह पर जो असरात होते हैं तो वो हम पे भी असर करते हैं।
उसमें हमारी वो तो एक बात है, उसमें हमारी जो हुकूमत वक्त होती है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो भी अच्छे तरीके से मैनेज करे तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है और आवाम को रिलीफ मिलता है। इस वक्त आवाम को रिलीफ बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि मेरे उम्मीद है कि एक दो माह में आपको इस मुल्क को और इस आवाम को अच्छी खबरें और अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है। अब आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं जो 2 महीने में खुशखबरी उसमें तो के एक तौर पे तो आ हमारा जो IMF से तो चल रहा है वो भी इंशाल्लाह इस माह में हो जाएगा। और अभी भी जो डॉलर रुपए की जो कीमत है वो 2 रोज़ में से गिर रही है डॉलर की, और हमारा रुपया बढ़ रहा है। तो आसा उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक माह तक हमें इस कौम को अच्छा पैगाम मिलेगा। और क्योंकि कुछ फैसले होते हैं कि उनकी उसकी वजह से भी एक जो पूरा सिस्टम में सरमायादार है जो पैसा लगाता है मार्केट में वो रोक लेता है। वो भी फैसला कल आ चुका है। तो इसलिए वो अब मेरा ख्याल है कि इनके लिए ताजरों के लिए और जो बड़े बड़े सनतकार हैं उनके लिए भी राह हमवार हो जाएगी। फजील अग्री करेंगे? देखें, जो भाट साहब बात कर रहे हैं उनका अपना तजुर्बा है, लेकिन मैं एक बात जो इनकी नोट की है कि हमें कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमें कर्ज़े मिल जाएंगे। ये हमेशा से हमारी कमज़ोरी रही है कि हमने हमेशा डिपेंड किया है अमेरिका पे, IMF पे। देखें, हम खुद को क्यों नहीं इस काबिल बनाते कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। हमें ऐसी को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसी हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ को आप फ़रोग दें कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। देखें, अभी जो हालात हैं अभी तो यही है कि जब तक IMF हमें वो कर्ज़े की किस्त नहीं देगा तो मुल्क जो है उसमें महंगाई की जो एक लहर आ चुकी है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जैसे ही डॉलर्स आएंगे, ज़ाहिर सी बात है डॉलर की कुछ कदर कम होगी, उसकी वजह से फिर वो पेट्रोल भी कम होगा, हर चीज़ में कमी तो आएगी। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमें खुद कफ़ील होना चाहिए हर चीज़ में। हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, बिल्कुल ना कि बिल्कुल बार बार हम लोग लोन्स की एक्सपेक्टेशंस में बैठे रहें। बिल्कुल। हम अब क्यों उम्मीदें लगाएं? अगले का दिल चाहे दे, दिल चाहे ना दे। अब देखें, अब 1-2 माह से वो हमें मतलब के पीछे लगाया हुआ उन्होंने कि आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देंगे। मतलब दे तो नहीं रहे ना अभी, वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी कुछ शराइत हैं, और उन शराइत पे जब अमल दरामद होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है हमारी आम आवाम जो हैं उनको फिर वो भुगतना पड़ता है। फजील, सेल्फ रिलायंस में आपको क्या स्टेप्स नज़र आते हैं? क्या हमारी पॉलिसी इस वक्त होनी चाहिए अगर हम सच में चाहते हैं कि हम रिलाय ना करें ना IMF पे, ना अमेरिका पे, ना डिफरेंट अदर कंट्रीज़ पे लोन्स के लिए? देखें, सबसे पहले तो आपको अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना होगा। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं आप उनको कम करें, आप अपने मुल्क के अंदर चीज़ें जो हैं उनकी पैदावार बढ़ाएं। अब अगर सादी सी एक आप चीज़ ले लें कि आपके मुल्क के अंदर, आपका मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क है, आप गंदम उगाते हैं, आप गन्ना उगाते हैं, आप कपास उगाने वाले पिछले 1-2 सालों में अच्छे मुल्कों में शामिल होते थे। आपने वो भी अब उस दौर में भी बहुत पीछे जा चुके हैं। अच्छा, जब आप गंदम उगाते हैं तो गंदम का सबसे पहले होता क्या है कि जो कुछ लोग हुकूमत में होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उस गंदम को पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क को इतनी कितनी ज़रूरत है, कितनी मिकदार में गंदम हमारे मुल्क के अंदर रहेगी तो हमारे इस्तेमाल के लिए वो होगी। उसके पहले आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर दोबारा आप महंगे दामों जब उसको इंपोर्ट करते हैं, एक तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, दूसरा आपके जो ख़र्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपने वो चीज़ पहले दी फिर महंगे दामों वो ख़रीदी। चीनी का भी यही हाल होता है, हर सीज़न में यही हाल होता है। जब क्रशिंग सीज़न शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर तो आपके जो डीलर्स हजरात हैं उनको ज़्यादा पता होता है। जब ये गंदम सेल की जाती है तो इससे प्रॉफिट किसके पास जाता है? देखें, हमेशा जो ज़िम्मेदार तबका है वो बेचारा सिर्फ मेहनत के लिए होता है। वो खेतों के अंदर मेहनत करते हैं, फ़ायदा एंड पे कुछ और लोग जो हैं मिडल मैन्स आप जिनको कह लें वो ले जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की कोई वॉच बॉडी नहीं है जो इसको रोक सके? देखें, हमेशा से यही तो हमारे मुल्क के अंदर एक चीज़ रही है कि हुकूमत का देखती कहाँ है, कब कहीं भी हुकूमत देखती का नहीं है या देखना चाहती नहीं है? देखें, अगर तो चाहे रियासत से कोई भी टक्कर नहीं ले सकता, रियासत जो चाहे
वो करवा सकती है, लेकिन अगर चाहे, जब कुछ चाहता ही नहीं कुछ करना, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट कुछ लोग देखते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसे हालात जो हैं वो होते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप अपने मुल्क के लिए जो ज़रूरत है, आप मुल्क के लिए ही उगा रहे हैं। किसान खेतों के अंदर सारा सारा दिन क्यों बेचारा उधर गर्मी की शिद्दत में, सर्दी की शिद्दत में क्यों सारा दिन गुजार देता है? रातों को जाके वो खेतों में पानी लगाते हैं, किसके लिए? सिर्फ अपने पेट की खातिर, अपने मुल्क की खातिर। तो जब आप वो चीज़ें उठा के मुल्क की ज़रूरत को एक साइड पर रख के बाहर भेज देंगे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट फैसला करेगी जी हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है, हाँ अनाज की कमी आ गई है, हमें अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर अपने पर्सनल प्रॉफिट को देखना कितना आपके ख्याल में गलत है इस पर? हमारा अलमिया भी यही है जी कि हमारे जो पावर में लोग बैठते हैं, खासकर जिनके हाथ हुकूमत के होते हैं, ज़्यादा तो वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। असल में हमारी जो हमारी कौम है ना, इसका भी एक प्रश्न बन चुका है कि हमारा जो घर का मामला है, जो हमारा पेट भरना चाहिए, दूसरे का पेट खा लीजिए। हम अपनी सोचते हैं, दूसरे की नहीं सोचते। ये अगर जो हमारे उस मुल्क में जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। असल में हुकूमतें, जब हुकूमत स्टेबल होगी तो वो अवाम को देखेगी। ये भी हमारा अलमिया रहा है कि हमारी सियासी गवर्नमेंट जो भी आई है वो स्टेबल नहीं रही। माशाल्लाह जो अगर 11 साल, 12 साल, 9 साल, 10 साल रहे हैं, वो स्टेबल रहे, वो स्मूथ रहते हैं, वो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई सियासतदान आ जाता है बदकिस्मती से हुकूमत करने के लिए, तो उसको फिर हुकूमत करने का जो मौका मिलता ही नहीं है। उसको अदलिया भी उसके पीछे बढ़ जाती है, उसके और अदारे भी उसके पीछे बढ़ जाते हैं। वो अदारों को जवाब दे, अदलिया का जवाब दे, तो जब वो सारे को जवाब दे होगा तो अवाम का कब सोचेगा? जब उसको टाइम मिलेगा तो अवाम को सोचेगा ना। असल में ये हमारी जो हमारी अलमिया है, यही है कि इस वक्त हमारे जो सियासी सूरत हाल है वो नापीदा है, वो ख़राब है। जब तक ये सियासी हमारी जो काम मजबूत नहीं होगी, सियासत हमारी कामयाब नहीं होगी, उस वक्त तक इस अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आप एक मरीज़ है ना, उसको आप फौरी तौर पर कोई इंजेक्शन लगा देते हैं महंगे वाला, वो खड़ा हो जाएगा। जब उसका असर कम होगा, कुछ देर बाद वो डाउन हो जाएगा। असल में हम ये तजर्बे करते हैं, फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा देते हैं, कौम थोड़ी देर लिए वो रिलैक्स होती है, उसके बाद फिर वो। लेकिन अगर हम सोचें तो ये किस तरह का ट्रेंड है जहां पर अगर कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो आप जी कहीं से लोन ले लें, लोन लेके आप दोबारा से एक दफ़ा इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दें कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए। परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे हैं, और एक पॉइंट इस तरह का आएगा जहां पर आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। अगर हम श्रीलंका की एग्जांपल देखते हैं तो इनफैक्ट ये एक बड़ा खौफनाक आपके लिए एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जहां पर बैड पॉलिसी मेकिंग, बैड गवर्नेंस फाइनली आपको बैंक्रप्सी की तरफ ले गए एक पूरे मुल्क को, और जहां पर हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। हमारी किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता, ना तो लोगों की सेंस में, ना हम सरजमीन की सेंस में हमारे पास किसी तरह की कमी नहीं है। इनफैक्ट हम अगर देखते हैं दूसरे डिफरेंट ममालिक और वेस्टर्न कंट्रीज से भी अगर हम कंपैरिजन करें अपने आप का, तो आई थिंक किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हैं, किसी भी तरह से हमारे कोई ऐसी मेजर कमी नहीं है कि हम खुद अपना जो भी रिक्वायरमेंट नेसेसिटीज़ हैं हमारी आवाम की, उनको पूरा ना कर सकते हो। लेकिन बैड पॉलिसी मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कभी भी आप अगर, जिस तरह आपने कहा और बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने दी कि जब आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस की तरफ जाते रहेंगे तो आप परमानेंट तौर पे किसी भी मसले को हल एक्चुअली में नहीं कर पाएंगे, जिसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कभी भी नजर नहीं आएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आई थिंक हम सबको पूछने की ज़रूरत है एज पाकिस्तानी शहरी, और मुझे नहीं पता हम क्यों नहीं पूछते, हमें क्यों नहीं लगता कि अपने ही मुल्क पे, अपनी ही हुकूमत के ऊपर हमारा कोई हक है या हम किसी तरह से उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि चीज़ें ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही होता है, हुक्मरान तो ऐसे ही होते हैं। अगर आप दुनिया के डिफरेंट ममालिक की तरफ चले जाएं, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि ये नहीं होता ऐसे।
और ना ही होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आज हमारा मुल्क पहुंच चुका है, वहां से अगर फौरी तौर पे हम अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाते, अपनी आवाम को रिलीफ नहीं देते, तो मुझे नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात सुनेंगे तो वो आपको इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान उनको नजर आता है। उनकी प्रिडिक्शंस के अगर हम देखते हैं, फौरी तौर पे हमें रिवर्स जाने की जरूरत है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर करने की जरूरत है। और अगर हम इसी तरह से इंतजार करते रहे कि कभी कोई दूसरा मुल्क आएगा, कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी और हमारी मदद कर देंगे, तो हम कभी भी सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं आ सकते हैं। जिसका मतलब है कि आज अगर हमारी आवाम यहां पर खड़ी है तो आगे चलते हुए हम सिर्फ और ज्यादा पीछे जाते रहेंगे। और हमारा मुल्क, जिसमें एक दफा फिर मैं कह दूं, कोई कमी नहीं है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना ही टैलेंट की कमी है और ना ही नौजवानों की कमी है। और फिर भी हम अगर उसका फायदा नहीं उठा रहे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कसूर है, हमारे हुक्मरानों की बैड गवर्नेंस का कसूर है। और हम क्यों उनसे ये सवाल नहीं पूछते, हम क्यों नहीं कहते कि ये ऐसे क्यों है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फजील, अवाम को सबसे ज्यादा इंपैक्ट अवाम पे पड़ता है। हमें बात करें गंदम की शॉर्टेज का, हमारा स्टेबल फूड है, घरों में गंदम जब नहीं होती, रोटियां नहीं पकाई जाती, उसके अलावा दालें, अगर आज इनफैक्ट आप देखें तो दालों के रेट इतने हो चुके हैं कि एक आम शख्स के लिए जो पहले मीट खाते थे हफ्ते में, अब उनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि हमें दाल घर में पकानी चाहिए या दाल भी पकाए बगैर चलाया जा सकता है। कैसे सर्वाइवल है और क्यों हमारे हुक्मरान अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये हमें इनग्रेन कर दिया गया है कि हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही होता है? हमें क्यों ऐसे लगता है? देखें, जो आपने बात की है वो एक बात थी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर शहरी जो है, बिल्कुल हर मुल्क का शहरी जो है उसको हक है कि वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है। वो किसी भी अदारे से सिर्फ चंद कोई अदारे जो हमारे सिक्योरिटी के हैं उनको छोड़ के बाकी हर किसी से वो पूछ सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आवाम के टैक्सेस पे आप चल रहे हैं और आपने इतने टैक्सेस लिए हैं, क्या करते हैं आप, कहाँ जाता है पैसा, आवाम के लिए क्या हो रहा है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। हर शहरी को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें इस चीज़ से दूर रखा जाता है। हमें ये चीज़ें ही नहीं बताई जाती कि हर शहरी जो है वो कुछ भी पूछ सकता है हुक्मरानों से। वो सिर्फ एक अपनी तरफ से ख़त एक लिखे किसी भी अदारे को, वो बताए कि जी बताएं, पूछे कि जी बताएं आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, आपकी क्या खिदमात हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ हैवी कर दी गई है कि बस उनसे कुछ अदारे हैं वही पूछ सकते हैं, आम आदमी नहीं पूछ सकता। क्यों? वो टैक्स पेयर है इस मुल्क का, वो उसको हक है पूछने का कि मेरा मुल्क है, आप क्या कर रहे हैं मेरे मुल्क के लिए, आप इस मुल्क के मुलाजिम हैं, आप इस मुल्क के टैक्सेस पे तनख्वाह ले रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है कि पॉलिसीज़ की आप सिर्फ ये देखें कि इस मुल्क में हमेशा से स्टीरॉयड पॉलिसी जो है उसको ही अपनाया गया है। वो वक्ती तौर पे, जैसे बाट साहब ने कहा है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो स्टीरॉयड चीज़ें इंजेक्ट की जाती हैं, वक्ती तौर पे आप खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर मतलब आपकी जड़ें जो हैं वो मजबूत नहीं रहती, वो खोखली होती जा रही हैं। और पिछले 70 साल से इस मुल्क में आप देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो वही वसाइल जो आज हैं तब भी थे, लेकिन बहुत सारे इस खित्ते के ममालिक, इस खित्ते से बाहर के ममालिक पाकिस्तान से बड़े पीछे थे। और आज वो यकीन करें कि पाकिस्तान से इतने आगे निकल चुके हैं। सिर्फ उसकी वजह यही है कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। उनकी पॉलिसीज़ सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए थी। पर्सनल इंटरेस्ट को लोगों ने छोड़ दिया, नेशनल इंटरेस्ट का सोचा। और आप आज वो मुल्क देख लें कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें वो उनकी लिस्ट में शामिल होते हैं। उनको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, किसी की एड की ज़रूरत नहीं। वो कोई भी उन पे मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो किसी की तरफ नहीं देखते, वो अपने मुल्क से ही हर चीज़ की जो उसका मसाइल का हल है वो अपने मुल्क से ही निकाल लेते हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट की तरफ तवज्जो दी। अपना किसी ने नहीं सोचा, पूरे मुल्क का सोचा। आप तुर्की की मिसाल ले लें, आप चाइना की मिसाल ले लें, आप बांग्लादेश देख लें। बांग्लादेश हमारे साथ ही था ना, हमसे अलग हुआ, आज वो हमसे कहीं आगे है। एक्सपोर्ट में देख लें, हर चीज़ में वो, मतलब कि इस मुल्क की ये बदकिस्मती समझ लें कि इसको कभी भी कोई ऐसा लीडर ही नहीं मिला कि जो मुल्क के लिए सोचे, मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए।
आपको सिर्फ वक्ती तौर पे कोई ना कोई चीज़ दे दी जाती है, वो आप लेके आवाम थोड़े दिन के लिए खुश होते हैं, दोबारा फिर वही हालात नहीं रहते बल्कि उससे भी ख़राब हो जाते हैं। आफ्ताब साहब, आपका क्या नज़रिया है अवाम के जो आज मसाइल हैं उनको लेकर? क्यों हम हमेशा से टेम्परेरी पॉलिसीज़ को अपनाते रहे हैं? क्यों हम नहीं चाहते, या क्या एक सर्टेन तबका है, क्या सर्टेन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे? क्या ये उनके लिए पर्सनली बेनिफिशियल है? ऐसे ही है, ऐसे, क्योंकि वैसे भी हमारी, हम जो मेरा असल कौम है बहुत बहुत जज्बाती है। हम नारे लगाने से, दावे करने से तो बहुत आगे हैं, पूरी दुनिया से आगे हैं। जैसे हमने जब पाकिस्तान बना तो हम दिल्ली का फतह करने का नारा लगाया, अपना आधा पल को वहाँ बैठे। इसी सूरत हाल में अभी जो जब 2007 में 6 में मिसाक जमहूरियत हुई थी, वो इसलिए हुई थी कि उससे पहले जो एक कुर्सी की जंग थी ना, उसको रोकने के लिए सियासी हिकमत अमली अपनाई गई। उसके मुताबिक हम इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, जो हमारे इस चीज़ को, जो हमारे मुखालफिन थे इस मुल्क के, जो अवाम के मुखालफ हैं, जो हमारे मुल्क के मुखालफ हैं, वो आलमी माफिया, उनको ये बर्दाश्त ना हुआ कि ये सियासी सिर जोड़कर बैठ के ये अपनी कौम को आगे ले जाएंगे। उन्होंने रोकने के लिए बहुत मुश्किल, उन्होंने हर हरबे इस्तेमाल किए। पहले 5 साल पूरे किए, पूरे 70 साल में पहली तारीख में, कि एक पूरी गवर्नमेंट 5 साल मुकम्मल की। उसके बाद दूसरी हुकूमत पूरी हुई, उसके बाद तीसरी हुकूमत आई। बदकिस्मती से जब हमारी तीसरी हुकूमत 2018 में आई, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, उस तासर को ख़त्म कर दिया कि हम आपस में बैठकर इस मुल्क को नहीं चला सकते। देखिए जी, मेरा मुल्क है, आप मुझसे अख्तलाफ 100 दफ़ा करें, लेकिन जो अवाम है उसके लिए तो हमें मिल बैठ के बैठना चाहिए ना। अगर मैं चाहूँगा जी मैं भारत से, मैं दुश्मन से बात कर सकता हूँ, मैं अपने जो मुल्क का रहने वाला है उससे मैं बात नहीं करूँगा, तो ऐसे निज़ाम नहीं चलते। असल में जो हमारी खराबी आज भी हम, अगर सारी हमारी सियासी जो क़यादत है, जो भी है इस वक्त, आज भी वो सिर जोड़कर बैठ जाए, और मेरा ख्याल है कि हम 1 या 2 इलेक्शंस इस मुल्क को स्मूथली उसको चलने देंगे। जब तक हम सियासी तौर पर हमारा मुल्क एक प्रोसीजर, आइनी प्रोसीजर में नहीं जाएगा, उस वक्त तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। असल में हम शॉर्ट टर्म वो चीज़ें ले आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। मैं आपके चैनल से अपनी सारी सियासी क़यादत को, सारी सियासी जमातों को फिर दर्दमाना अपील करता हूँ कि खुदारा इस आवाम को देख लें, चोर डाकू की गर्दान छोड़ दें, जो डाकू कौन है इस मुल्क के लिए। आप सारे इकट्ठे होकर जो इस वक्त हमारे क्रैशेस हैं, उसको इस कौम को बाहर निकालें। वो जब तक आप मिल बैठकर नहीं बैठेंगे, इस कौम को बाहर नहीं निकालेंगे, इस कौम को रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक हमारी आवाम शायद रियलाइज़ नहीं करती कि आवाम में कितनी ताकत है। इसीलिए मैंने अकाउंटेबिलिटी की बात की, फजील आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की। एंड आई थिंक हमारी आवाम को एक दफ़ा फिर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमारा है, या ये मुल्क आपका है। इस पर हुक्मरान ज़रूर है, लेकिन वो भी आपके लिए, हमारी आवाम के लिए ही चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ताकि वो आपके मसाइल, आपकी डेली ज़िंदगी, आपकी नेसेसिटीज़, उनको पूरा कर सकते हों। फजील, क्या लगता है आवाम इस वक्त क्या चाहती है, और माइंडसेट के हवाले से क्या हम आज पिछले कुछ डेकेड्स से अगर हम कंपैरिजन करें, ज़्यादा अवेयर नज़र आते हैं? देखें, इस वक्त आवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, जो कि मैं सिर्फ किसी एक को नहीं कहूँगा, हर जमात जो है वो अपना एतमाद खो बैठी है। आवाम को चाहिए रिलीफ, आवाम को चाहिए कि उसका 2 वक्त का चूल्हा जो है वो चले। और यकीन करें कि पाकिस्तानी वो कौम है कि वो जो अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको उनको एतमाद में लेते हैं, उनको वाकई यकीन दिलाते हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ के अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करना है, तो आवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि एतमाद वाला होगा कौन, जो एतमाद में लेकर आवाम को कुछ फ़ैसले करे, तो उनका फिर उन फैसलों का जो रिज़ल्ट्स हैं, वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो सूदमंद साबित होंगे या नहीं।
वो जो एतमाद में लेगा आवाम को, क्या वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को तो नहीं सबसे आगे रखेगा, वो नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखे। अगर आवाम को एतमाद में लेकर आप फैसले करते हैं तो यकीन करें ये मुल्क तरक्की भी करेगा, इस मुल्क में खुशहाली भी आएगी, और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी दौड़ में शामिल होगा, और बहुत जल्द शामिल होगा, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के वसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क की आवाम जो है वो भी दूसरे जो आप दुनिया भर के ममालिक देख लें, उनसे ज़्यादा जज्बा रखने वाली आवाम है अपने मुल्क के लिए। तो आप अगर आवाम के साथ चलते हुए फ़ैसले करेंगे, आवाम को ये यकीन हो जाए कि ये जमात वाकई मुल्क के लिए अच्छे काम करेगी, तो ये बहुत जल्द मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। एंड फजील, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे जो मुल्क में रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे लोगों में जो जज्बा मौजूद है, जो टैलेंट मौजूद है, आई थिंक आप अगर दुनिया ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि वो आपको हर जगह पे नहीं मिलता। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने अपना नाम बनाया है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, हमारे आर्टिस्ट, हमारे साइंटिस्ट, हमारे नौजवान, हमारे बिजनेसमैन आज आपको पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं, और दूसरे ममालिक के लोगों को, बिजनेसमैन को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पूरी तरह से कंपटीशन देते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ तो आई थिंक स्पेशली क्योंकि हमारे पास उतनी ही तकरीबन सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं दोनों ममालिक के अंदर रिसोर्सेज के हवाले से, एंड किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को बदल कर, अपनी अप्रोच को बदल कर अपनी आवाम को ऊपर लेकर आए हैं, और किस तरह से चीज़ें उनके लिए इम्प्रूव होती नजर आई। तो आई थिंक वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हम भी अगर सिर्फ पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करें, हम बांग्लादेश को देख लें, अगर उनकी हम ग्रोथ रेट को उनके देख लें, उनकी इंडस्ट्री के, तो उससे हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल की हमारे पास कमी नहीं है। इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन बैड पॉलिसी, बैड गवर्नेंस। आपने भारत का नाम लिया, वो भी एक पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ भी आए वहाँ मौजूद है। हमारा भी जो सिस्टम है वो पार्लिमानी निज़ाम है। जिस मुल्क में पार्ली निज़ाम मजबूत होगा, पार्लियामेंट मजबूत होगी, वहाँ की ग्रोथ मजबूत होगी। इंडिया में क्या उसको सरखा के पर लगे हुए हैं, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ गुर्बत नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन उनका आइन और पार्लियामेंट ही मजबूत है। और एक्चुअली में पॉवर्टी ज़्यादा है इंडिया में। बदकिस्मती हमारे जो मुल्क में जो हमारी पार्लियामेंट निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। हमारा आइन जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। जो ताकतवर रहता है वो आइन को अपने मुताबिक ढालकर अपना वो मामला तय कर लेता है। देखिए जी, पार्लियामेंट पिछले 3.5 साल का दौर देख लें। असल में जब वो लीडर जो वज़ीर आज़म होता है, जो पार्लियामेंट का हेड होता है, जब तक वो पार्लियामान को इज्जत नहीं देगा, वहाँ पे जो बिल्स अवाम के नहीं वो पास होंगे, जब वहाँ अवाम की बात नहीं होगी, तो अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। बदकिस्मती से 3.5 साल में हमारे जो साबका वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पार्लियामेंट को जूती की नोक पर रखा। उनका आज भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी जब ब्रेक से वापस आएंगे कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो किस तरह से आपको मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, और इवन दो हम चाह रहे थे कि आज ताजरों के मसाइल के हवाले से बात करें, डू फील लाइक, क्योंकि आज के वक्त में चाहे वो हम इंडस्ट्री की बात करें, बाइंग पावर की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर ताजरों की बात करें, हर चीज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एट टाइम्स कनेक्ट होती है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ। इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है, स्पेशली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसीज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और एक पावर स्ट्रगल में पूरा मुल्क नज़र आता है, और जहाँ पर हुक्मरानों के बीच ये पावर स्ट्रगल हो रही है, लेकिन इसका डायरेक्ट और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी आवाम पर हो रहा है, हमारे ताजरों पर हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री, हमारे बिजनेसेस पे हो रहा है, जहाँ पर हम किसी तरह शायद इम्प्रूव होना शुरू होते हैं, चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं, वहीं पर कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल हमारे सामने आ जाता है। यूजुअली ये पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि अपनी पावर स्ट्रगल के चक्कर में हमारी आवाम, हमारी इकोनॉमी को तबाह कर बैठते हैं। फजील, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की, हमारे पास जितना वक्त बाकी है उसमें अगर हम रैप अप करने की कोशिश करें, क्या प्लान होना चाहिए, और क्या हमारा पॉलिटिकल इस वक्त जो सिनेरियो है वो आपको लगता है
की बात की है भाट साहब ने कि पार्लियामेंट मजबूत जिस मुल्क की होगी, आइन मजबूत होगा, उसके मुताबिक फ़ैसले होंगे तो वो मुल्क जो है वो तरक्की करता है हर लिहाज से। तो अभी जो मौजूदा हालात हैं इनमें भी पार्लियामेंट हमारी जो है वो मजबूत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में आपके वज़ीर आज़म जो हैं वो बैठे हैं। आप देखें कि कोई अगर मियाँ शहबाज शरीफ चाहें भी तो वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते। बेशक उन्होंने पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी हुकूमत की है, आपने देखा कि वो हर लिहाज से मतलब फ़ैसले वो बड़े अच्छे कर लेते हैं और लोग भी उनके साथ चलकर काम करते हैं। आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हर चीज़ पे उनकी गिरफ्त आई होती थिंक है। सबसे ज़्यादा इसका असर आपको नज़र आता है लाहौर में, बिल्कुल कि अगर हम लाहौर 5 साल पहले चले जाएं और हम आज लाहौर देखते हैं, या फिर रोड नेटवर्क्स, आई थिंक दूसरी चीज़ जो कि पंजाब में आपको विजिबली नज़र आती है। देखें, एक बड़ा शहर है पंजाब का लाहौर, और वहाँ पर आबादी के लिहाज से भी वो जैसे लाहौर फैलता जा रहा है उस हिसाब से फिर डेवलपमेंट वहाँ पे करनी पड़ी। तो जो अभी लाहौर के अंदर आप जाएं तो जो रोड मैप्स हैं आपके, जो वहाँ पर उन्होंने जो ट्रैफिक के सफाई लिए, है वो भी ट्रांसपोर्ट के रहती लिए जो निज़ाम बनाया गया है वो अब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और आवाम की सहूलत के लिए ज़ाहिर सी बात है वो आपकी जो रोड्स होते हैं, सड़कें या फिर अंडर पासेस, वो ज़ाहिर सी बात है आवाम की सहूलत एट दी एंड वो होती है। लेकिन उससे पहले आवाम का आप ये देखें कि आवाम ने खाना कैसे है, गुजारा कैसे करना है। हर बंदे ने अपने सबसे पहले बच्चों का सोचना है, अपने पेट का सोचना है, फिर उसके बाद वो कुछ और देखता है। तो अभी जो हालात हैं, अभी भी पार्लियामेंट के अंदर अगर आवाम के लिए फ़ैसले आप कहें कि कोई कर सकती है गवर्नमेंट जो मौजूदा है, तो वो भी मेरे ख़्याल में नहीं कर सकती। इसके लिए बाकायदा तौर पर जो भी जमात आती है इक़्तिदार के अंदर, वो इस काबिल हो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर वो ऐसे फ़ैसले कर सकें कि जो डायरेक्टली आवाम को फ़ायदा दें, हमारे मुल्क को फ़ायदा दें, और उसमें कोई खलल पैदा करने वाला ना हो। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि हमारे मुल्क की तारीख़ उठा के देख लें कि जो भी हुकूमत आई है उसमें अपोजिशन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये एक अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। और अब बहुत ही टैलेंटेड कोच हैं, और अपने जितने भी शागिर्द हैं, जिस तरह आप मुझे बता रहे थे शो शुरू होने से पहले कि हमेशा एक कोच की, उस्ताद की यही नज़र होती है कि वो अपनी भी सीख है, जो भी लर्न है, वो अपने आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वही चीज़ें जो है दे सकते हो। तो आपके एक्सपीरियंस में अभी तक बच्चों को कोच करते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और कैसा महसूस होता है जब जिस तरह हमजा ने नेशनल चैम्पियनशिप अपने नाम की है, तो कैसा महसूस होता है? जी देखें जी, जब बच्चा कोई मेडल लेके आता है या कोई बच्चा पार्टिसिपेट में फर्स्ट आता है या कोई रिकॉर्ड बनाता है, तो उस्ताद का दिल तो वैसे ही बड़ा खुश होता है कि देखें जी मेरे बच्चे ने इतना अच्छा टाइम किया है। तो मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को, अब फैसलाबाद में देखें कि फैसलाबाद में सिर्फ 25 मीटर का पूल है, 50 मीटर का पूल ही नहीं है कोई भी। हालांकि 25 मीटर का पूल में वो हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो 50 मीटर के पूल में कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों का देखें, ये बच्चे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के 2 टाइम ट्रेनिंग पे आते हैं। मॉर्निंग टाइम पे सुबह 6:30-7 बजे पूल पे पहुंच जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बजे फिर आ जाते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं 2 घंटे, फिर 2 घंटे का सेशन करते हैं, उसके बाद ये फिर जाते हैं। तो उस्ताद का तो ये होता है कि जो वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका वो बच्चों के अंदर देखे और बच्चों को आगे लेके जाए, इतना आगे लेके जाए कि बच्चों का नाम तो रोशन होगा। ज़ाहिर सी बात है, पीछे उस्ताद भी बोला जाएगा जो उस्ताद ने इतना कुछ किया है, तो ये देखें वो उस्ताद है इनका। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जिस बच्चे को भी मेहनत करवाई है ना, तो उस तरह को इस तरह से मेहनत करवाई है कि जैसे बंदा देख के करता है। मेरे पास जितने भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, मैंने उनको हार्ड वर्क करके ट्रेनिंग करवाई है, सब सही दिली से, ईमानदारी से ट्रेनिंग करवाई है कि मेरे बच्चे आगे जाएं और बहुत ज़्यादा आगे जाएं। हालांकि कई दफ़ा होता है कि मैं इनको टाइम बताता नहीं, ये मुझे पूछते रहते हैं कि सर हमारे क्या टाइम है, हम क्या टाइम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा बता दें। पेरेंट भी कहते रहते हैं कि सर आप बताते नहीं, हमें आपका काम बनता है कि हमें बताएं। तो ऐसी चीज़ों को छुपा के रखना बच्चों से बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के साथ कभी प्यार से बात कर लेना, कभी इनको डांट देना, सुबह आते नहीं, अब आना है, फिर अगर वालिदैन की तरफ से इनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है,
तो फिर बच्चों को प्यार से इस चीज़ की तरफ लेके चलना कि बेटा नहीं आपने ये करना है या आप कर सकते हो। तो अच्छे बच्चे हैं सारे, जितने भी ट्रेनिंग करते हैं मेरे पास बच्चे माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं और सब नेशनल प्लेयर हैं। हमजा आसिफ है और बच्चियाँ हैं, फातिमा सलमान है, निशान है और ऐसे लड़कियां बच्चियां हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं सारे। लेकिन हमजा ने बहुत अच्छे, बहुत कम टाइम में वो टाइम किए हैं कि जो बंदे की सोच में भी नहीं आ सकते। 2010 से पहले आप चले जाए ना, 2009-10 से पहले तो 50 मीटर फ्री स्टाइल का जो बंदा 25 टाइम करता था ना, उसे कहते थे कि इसने बहुत ही लिया है, ऐसा टाइम को बंदा कर नहीं सकता। कंपटीशन जी जी, इंशाल्लाह अगर इन बच्चों को टाइम दिया जाए, गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे, इनको सपोर्ट करे, तो ये बच्चे भी कि ये बच्चे ओलंपियन में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एशिया में मेडल निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। ये निकालेंगे। हमजा, आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आपकी स्विमिंग की जर्नी रही है? मुझे पता है अ ईयर अगो, आई थिंक अराउंड अ ईयर अगो हम पहले मिल चुके हैं, और वहां से अब तक क्या जर्नी रही और क्या बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ नजर आता है अपने अंदर एज अ ग्रोइंग एथलीट? आगे चलते हुए क्या देखते हैं अपने लिए फ्यूचर में? देखिए, ये एक दिन का खेल नहीं है कि आप कल आपने स्विमिंग करना शुरू किया और आज आप नेशनल स्विमर बन गए। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे गुजर के बीच में हार्डशिप्स, हार्ड वर्क। इफ आई एम करेक्ट, आप बहुत छोटी उम्र से स्विमिंग कर रहे हैं। आई थिंक जब When I आपके was 6, I started swimming. It's been 10 years since I am swimming, struggling my way to the top. एंड इंशाल्लाह और सर की मेहनत से, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से, स्कूल की हेल्प से और ऑब्वियसली मदद से मैं inshallah, and we're so very proud of you, and I think it's a proud moment for all of us, because जिस तरह आपके कोच ने भी बात की कि इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, किस तरह से अपने मोरल को हाई रखते हैं जब ऐसी मोमेंट्स पे आती हैं where you're not so sure about it anymore? मैं बेसिकली अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखता हूँ वीकली, क्या इस वीक में मैंने अपना ये टाइम अचीव करना है और वो करके रहना है, क्योंकि मुझे फिर नींद नहीं आती, मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि मैंने ये इस वीक नहीं किया तो मैं किस तरह नेक्स्ट वीक अपने आप को पुल अप करना है। अपने लिए गोल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में? गोल्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। जब तक आपके पास आपके गोल्स नहीं है, आप अपने आप को फ्यूचर में 10 इयर्स में कहाँ देखना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता, तो आप एक्सेल नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई डायरेक्शन मौजूद ना हो। इमरान, आपके ख्याल में आज जो बच्चे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं पहली जनरेशन से? जी ऐसी है, लेकिन बच्चे इस चीज़ की तरफ आ नहीं रहे, स्पोर्ट्स की तरफ आ नहीं रहे। बहुत कम बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। अगर स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे वो हेल्दी लिहाज से भी ठीक रहेंगे, ज़हनी लिहाज से भी ठीक रहेंगे और पढ़ाई की तरफ भी उनका फोकस ज़्यादा होगा। लेकिन पेरेंट क्या करते हैं कि पेरेंट बच्चों को इस तरफ लेके आने की कोशिश नहीं करते। बच्चों को वैसे कह दिए खेलें कूदें, कि आपने सुना होगा कि आज से 15-20 साल पहले जो बच्चे होते थे ना, जब वो कोई करते थे, कोई गेम वगैरह करते थे, तो उनका जो माइंड था वो बड़ा तेज़ होता था। और हमेशा आपने ये भी देखा होगा, सुना भी होगा कि जो बच्चे किसी गेम में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में। पेरेंट को चाहिए कि अपने बच्चों को गेम्स की तरफ लेके आएँ, इस तरह उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, दिमाग भी तेज़ हो गया, फिजिकली तौर पर भी फिट हो जाते हैं। स्विमिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके अंदर आपका बॉडी मसल हर यूज़ होता है, जिससे आप फिट रहते हैं। और जिस तरह आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप नेक्स्ट स्टेप को अचीव करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये नेशनल रिकॉर्ड जो आपने बनाया है, किस पॉइंट पे आपको लगा कि आप एम कर रहे थे इसके लिए? इज दैट अ गोल दैट यू ऑलरेडी हैड? यस, दिस वाज द गोल आई ऑलरेडी हैड। मैं जब से छोटा था मैंने एक बनाया रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब आपका एक नेशनल रिकॉर्ड होता है आपका बुक में एक नाम आ जाता है कि इस बच्चे ने इस डेट पे ये टाइम किया है, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है आपके लिए। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करने जाता हूँ, अपना डाइट का ख्याल रखता हूँ, तो ये एक वॉक इन द पार्क नहीं है। जब देखते हैं अपने ही एज के दूसरे लोगों को, तो क्या महसूस करते हैं? उनको भी उस डायरेक्शन की जरूरत है आजकल, क्योंकि मोबाइल्स और सेलफोन्स, वीडियो गेमिंग का ज़्यादा
चल रहा है, तो हम अगर हेल्दियर लाइफस्टाइल पर जाएंगे तो हमारा सारा सर्कल, मेंटल लाइफ और हेल्थ ठीक हो जाएगी। कोचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आपको लगता है एस्पेक्ट? कोचिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको चाहिए मीटर्स मैं डेली स्विमिंग करता हूँ। और डाइट आपकी क्या होती है? क्या आपके मील प्लान्स आप करते हो बेसिकली या मैं कुछ भी अलाउड है आपको? मैं बेसिकली 4 डेज अ वीक अपना मीट रखता हूँ और 3 डेज अ वीक वेजिटेबल्स, और कभी कभार वीक में या 2 वीक्स में एक दफ़ा मैं बाहर खाना खाता हूँ फैमिली के साथ। कभी ऐसे हुआ है मतलब KFC, मैकडॉनल्ड्स हम सब के लिए बहुत टेम्पटिंग होता है और फास्ट फूड बेसिकली? एग्जैक्टली। तो वो आपकी बॉडी के लिए बेसिकली पॉइजन है, तो वो आप इस तरह नहीं जिस तरह एक एथलीट यूज़ करता है वो एक नॉर्मल पर्सन उस तरह नहीं कंजम्पशन कर सकते हम। हाँ, एंड खैर इसके अलावा भी आप भी बताइएगा किस तरह की आपकी तरफ से क्या प्रेशर होता है हमजा के ऊपर? क्या चीज़ें होती है जो आपको होता है कि आपने नहीं करनी या आप कर सकते हो, टाइम कम दे रहे हो? में ट्रेनिंग के मुतालिक भी होती है, बाकी इसके खाने के मुतालिक होती है कि आपने ये जो चीज़ें हैं मैकडोनल्ड वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी, फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना। और जब ट्रेनिंग करने आना, जाहिर सी बात है जब बच्चा थोड़ी सी रेस लगाता है ना, थोड़ी सी ट्रेनिंग करता है तो वो थकना शुरू हो जाता है। फिर उस बच्चे को साथ लेके चलाना, कभी प्यार के साथ कभी गुस्से के साथ, इन्हें साथ लेके चलता हूँ। तो कभी कभी ये नाराज़ हो जाते हैं, फिर बाद में इसके प्यार पर बात करके इनके साथ फिर इनको राज़ी कर लेता हूँ। कभी कभी हमजा होता है, इसका मुझे पता है कि ये किस तरीके से चलता है, हर बच्चे का अलग-अलग एटीट्यूड होता है। जब इसके साथ मैं नाराज़ हो जाता हूँ ना, इससे पता चलता है कि मेरे साथ नाराज़ हो गया, फिर ये अपनी ट्रेनिंग सही करने लग जाता है। अगर लूज़ भी हो, इसको कहीं पेन भी हो, तो ये फिर भी फास्ट ट्रेनिंग करने लग जाता है। जैसे पता है कि सर नाराज़ हो गया, अब ये मुझसे बात नहीं करेंगे, तो मैं बस इतना ही कहता है कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी, या तुम अपनी ट्रेनिंग करो, जैसे तुम्हारी मर्जी है तुम करो। तो फिर ये ट्रेनिंग अपनी करने लग जाएगा, फास्ट ट्रेनिंग करने लग जाएगा। और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे टाइम किए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी डाइटरी जिस तरह आपने मेंशन भी किया, वेजिटेबल्स आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मील्स का, उसके अलावा डिफरेंट मीट ऑप्शंस भी इम्पोर्टेंट हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, चिकन हमारे माशरे में चिकन को बहुत ज़्यादा आम कर दिया हुआ है, लेकिन स्पोर्ट्समैन के लिए जो चिकन है इतना अच्छा कोई इतना ज़रूरी नहीं है कोई भी। बच्चों को मटन, चाहिए मीट, मटन बीफ, मीट खाएं, बीफ खाएं, स्टेक्स, ठीक है, वो आपके लिए इनकी तरफ बेनिफिशियल है। लेके जाएं। ये भी हफ्ते में समझे कि 2 दफ़ा खाना चाहिए, ज़्यादा इनको सब्जियां को यूज़ करनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल बच्चे घर का खाना कम और बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से काफ़ी हेल्दी भी हो चुके हुए हैं। फिर पेरेंट को फिक्र रहती है कि हमारा बच्चा स्मार्ट कैसे होगा। वो स्मार्ट कैसे होगा जब वो खा ही फास्ट फूड रहा है, तो घर का खाना ही नहीं खा रहा। जब उसने घर का खाना खाना है तो उसने हेल्दी रहना, साथ उसने कोई एक्सरसाइज करनी है। तो जब बच्चा एक्सरसाइज नहीं करेगा, जाहिर सी बात है बच्चे ने बैठे बैठे गेमें खेलते खेलते उसने उसमें फैट ही होना है। कोई भी ऐसा बच्चा जो कि इस वक्त स्विमिंग की तरफ आना चाहता है, compete करना चाहता है, उसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? मैं तो यही बोलूँगा कि बच्चों को स्विमिंग करनी चाहिए, आएँ स्विमिंग की तरफ आएँ, क्योंकि स्विमिंग एक ऐसा इवेंट है कि इससे आप फिज़िकली तौर पे बहुत 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 ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। स्विमिंग में बेसिकली आपकी इंजरी रिस्क्स कम हो जाते हैं, जैसे कि आप रनिंग, फुटबॉल ले लें, उसमें इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। स्विमिंग में इंजरी आपकी कम होती है और ये सेफ स्पोर्ट है। ये एक इकलौती स्पोर्ट है जिससे किसी की जान बच सकती है। हमजा, आपके आगे क्या प्लान्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं, क्या गोल्स हैं? मैं उम्मीद तो है कि अभी हमारा नेशनल आ रहा है, उसमें पाकिस्तान का मैं पहले नेशनल रिकॉर्ड बनाऊं और उसके बाद मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए इंतज़ार करूंगा। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स जो मोमेंट था जहाँ पर आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, वो कैसा मोमेंट था? लाइक द मोमेंट यू न्यू कि आई हैव डन इट। जब आप रेस कर रहे होते हैं ना, आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, ना साइड की ना कुछ, आपको बस रेस होती है। जब आप जो फिनिशिंग पॉइंट जो टच बोर्ड होता है उसको हाथ लगाते हैं ना, तो ऐसे जैसे कलर्स आ जाते हैं आपकी लाइफ में। तो सामने हमारा बोर्ड लगा होता है, टाइमिंग बोर्ड, जिसमें हम आपके टाइम्स आते हैं। तो मुझे पहले ही पता था कि रिकॉर्ड क्या है और मैंने किस टाइम तक आना है, तो इस दफ़ा मैंने रिकॉर्ड बीट किया है। और मेरे जो सर हैं और वो, आपको ऑलरेडी पता था कि आप करने वाले? मैं उम्मीद कर रहा था।
मेरे सर जो हैं वो जिस तरह आप उन्होंने बताया कि वो हमें नहीं बताते ताकि हम प्राउड ना हो जाएं, या वो रेस से 1 घंटा पहले हमारे पेरेंट्स को बताते हैं कि ये टाइम ये बच्चा ये लगाएगा, और इत्तेफाकन या सर का ये तजर्बा है, हमेशा वो तजर्बा ठीक होता है और जो सर टाइम बताते हैं वही आता है। ये किस तरह से आप असेस करते हैं कि यही टाइम होगा, और ना बताने के पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है? ना बताने की वजह ये होती है कि अगर बच्चों को बता दिया जाए ना तो बच्चे उस तरीके से मेहनत नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है हम टाइम अच्छा कर रहे हैं, बस हमने अपना टाइम अच्छा कर लेना है। ओवर तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो जाता है। वो जैसे स्टेप ऊपर जाता है उससे डबल स्टेप वो नीचे आना शुरू हो जाता है। और इसके पेरेंट को मैंने पहले टाइम बता दिया था। जब ये टाइम इसका स्टार्ट होने वाला था, इसकी मामा बड़ी परेशान थी, कह रही थी कि सर, कॉल की मुझे कि सर हमजा की 50 फ्री, आप दुआ करें, तो आपको क्या लगता है कि टाइम क्या लगाएगा। मैंने इसकी मामा को टाइम लिख के भेज दिया, सेंड कर दिया, मैं ये हमजा टाइम लगाएगा और इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगा इस दफ़ा। तो इसकी जो है ना वो रेस चली नहीं टीवी के चलिए ऊपर। नहीं, अच्छा, जी वो लाइव नहीं चली। ब्रॉडकास्ट। जी जी। जी लाइव नहीं चली कोई, हमने रेस देखी नहीं। मैं काफ़ी परेशान था, मैं अब क्या करूं। इसके मामा को कॉल, इसके बाबा को कॉल, फिर इसके बाबा ने मुझे बताया कि सर हमजा ने रिकॉर्ड कर दिया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। करना है, जाहिर सी बात है, एक उस्ताद को अगर इतना भी पता ना हो कि उसका बच्चा क्या टाइम करेगा तो वो उस्ताद हो ही नहीं सकता। वो टीचर ही नहीं हो सकता जिसको अपने स्टूडेंट के बारे में इल्म ना हो। दिन रात सर हमारे साथ होते हैं, सुबह टाइम शाम टाइम, इनको इस तरह पता चल जाता है कि ये बच्चे की कहाँ तक कैपेसिटी और ये कहाँ तक जा सकता है। अभी देख आपके एक्सपीरियंस में आप कहाँ पर हमजा को जाते हुए देखते हैं आगे? इंशाल्लाह हमजा नेक्स्ट एशियन गेम आएगा, और जब वहाँ तक मुझे लगता है हमजा जो टाइम इस दफ़ा करेगा नेशनल में, सारे जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं सब प्लेयर चौंक जाएंगे। सिर्फ एक लड़का जो 24 मीटर 24 सेकंड टाइम करता है 50 मीटर फ्री स्टाइल का, वो हसीब तारक लड़का है, हमारे पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्लेयर है। लेकिन वो सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड करता है, पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग करने नहीं आता, सिर्फ पाकिस्तान में कंपटीशन खेलने आता है। लेकिन ये बच्चे देखें, अगर ये चीज़ें जो उनको मिल रही हैं इधर पाकिस्तान में, इन बच्चों को वो चीज़ें मिले तो ये बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं। और इंशाल्लाह हमजा इस दफ़ा वो टाइम अचीव करेगा, नेशनल में अचीव करके दिखाएगा। 24 इसने ईजिली कर जाना है, मुझे 100% श्योर है कि इसने ये टाइम कर जाना है। अगर ये 24 टाइम करता है तो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाता है। पाकिस्तान में फर्स्ट ये बंदा होगा जिसने 24 का टाइम किया होगा। एक्साइटेड हो हमजा फॉर व्हाटएवर इज नेक्स्ट? यस। और किस तरह से, हाउ डू यू नॉट लेट इट गेट योर हेड? बिकॉज आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। जैसे उन्होंने, आपके कोच ने भी कहा कि ज़्यादा पता होना कैन गेट योर हेड, और वो एक सक्सेस जो ऑलरेडी शायद आपके लिए लिखा भी हुआ है, आई थिंक उसके साथ वो मेस कर सकते। कैसे कैसे हाउ डू यू डू दैट? वो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं छोटे छोटे गोल्स रखता हूँ कि इस वीक मैंने ये करना है, इस वीक। तो ग्रेजुअली ये स्टेप बाय स्टेप की जर्नी है। ये एक बड़ा स्टेप इकट्ठे लेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो वो छोटे छोटे गोल्स रख के रोज़ रात को सोच के कि कल ये करना है, कल ये, प्लानिंग के साथ। तो इस तरीके से मैं अपने आप सबसे को बड़ा ऑब्स्टिकल आपका क्या रहा है आपकी पूरी जर्नी के अंदर? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल के फैसलाबाद में कोई 50 मीटर का पूल नहीं है जिसमें हम ट्रेनिंग करें। तो 25 मीटर के पूल में ही हम करते हैं, और फिर कम्पीट आप 50 मीटर में कंप्लीट करते 50 मीटर में करते हैं। तो वो काफ़ी फ़र्क हो जाता है। हैं। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट के साथ कभी अगर डिस्कशन हुआ हो या रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ? हमें बेसिकली फैसिलिटेट करना चाहिए। आप बाहर कोई नेशनल टीम का हो, उनको उनके किट मिलती है, उनको उनका डेली का मिलता है कि आपने इस मंथ में ये किया है तो आपको इसका ये, ताकि ये बेसिकली मोटिवेटेड रहना चाहिए आपको। गवर्नमेंट को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। जितने भी नेशनल प्लेयर हैं इनको चाहिए कि इन बच्चों को कुछ ना कि आगे की तरफ जाएं, और इनको पता चले कि हमारी गवर्नमेंट हमारे सर के ऊपर है। जब गवर्नमेंट ने कुछ करना ही नहीं है, बच्चों को कुछ सपोर्ट ही नहीं करनी, तो जाहिर सी बात बच्चा डीमोरल हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। वो कहता है कि छोड़ो, मैंने आगे स्विमिंग करके या आगे कोई और गेम करके क्या करना है, हमारी गवर्नमेंट तो इंसेंटिव हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही। के और नया टैलेंट बाहर आए। आप, आई एम प्रीटी श्योर आप इस पॉइंट पे होगे कि नाउ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड कि आप किस तरह करियर ऑप्शंस में जाना चाहते हो, किस साइड पे करियर वाइज जाना चाहते हो। तो व्हाट्स योर माइंड अबाउट दैट? किस तरह से आप स्विमिंग को कंटिन्यू करोगे?
along with your education? स्टडीज़ के साथ स्विमिंग को नो डाउट करना मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अभी तक मैनेज किया हुआ है। मैंने प्री इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स चूज़ किए हुए हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में मैं आगे कुछ चूज़ करूँगा। और कुछ माइंड बनाए इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड किस डायरेक्शन में, किस कोर्स को स्पेसिफिकली पिक करना चाहोगे? फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की जी। बात की, तो डू यू हैव अ कोर्स इन? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ इन आईवी लीग। अभी आप जी। उसकी तरफ टिल्ट कर रहे हो। कुछ आप कैसे देखते हैं किसी बच्चे का पोटेंशियल अगर आपने मेयर करना हो? बिकॉज आई थिंक टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है, वो हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन है जो उनको सक्सेसफुल बना सकती है। दोज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मच जाएगा हमारे साथ रहिए। बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और आज स्पेशली स्विमिंग के हवाले से बात करें। कोशिश है कि डिफरेंट कोचिंग टेक्निक्स की भी बात करें और क्यों आज अगर हम देखते हैं तो टैलेंट की हमारे मुल्क में कभी भी कमी नहीं रही है। एंड ज़रूरी है प्लेटफॉर्म, रिसोर्सेज। जिस तरह हमजा आपने बात की कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके एक्सपीरियंस में यही रहा है कि 50 मीटर का पूल फैसलाबाद में मौजूद नहीं है। आप कहेंगे इस हवाले से कि क्यों इदारों की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से इस वक्त तक इस पर कोई काम नहीं किया गया? स्विमिंग बेसिकली बहुत एक अंडररेटेड स्पोर्ट है। लोगों को पहले पता नहीं था कि स्विमिंग भी एक स्पोर्ट है। आहिस्ता आहिस्ता ये गेम डेवलप हो रही आपको है लगता है लाहौर मेन में। स्ट्रीम स्पोर्ट्स ज़्यादा अटेंशन ले जाते जी, हैं? जैसे क्रिकेट है, सारी उस फंडिंग हमारी गवर्नमेंट का सारा जोर उस पे है। क्रिकेट मेन हमारी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी स्विमिंग या और स्पोर्ट्स की तरफ भी फोकस करें। जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में किस तरह से ट्रेन करते हैं और कितना उनके पास कंपेटिटिव एज है रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ को लेकर, क्या लगता है कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल स्विमर्स हैं, क्या मीटअप कर सकते हैं? ज़ाहिर है मैडम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? विदाउट द रिसोर्सेज, विदाउट द कर फैसिलिटीज? सकते हैं, लेकिन देखें हमारे पास होना चाहिए। बाहर के मुल्क में जितने भी हैं कंपटीशन के लिए बच्चे जो तैयार होते हैं, उनका क्या होता है कि उनका न्यूट्रिशन लैदा होगा, कोच है वो लैदा होगा, उनका डॉक्टर जो होगा वो लैदा होगा, जो देख रहा होगा उनको नोट कर रहा होगा। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान टीम में भी चली जाए ना, तो उधर भी न्यूट्रिशन अगर होगा तो सिर्फ क्रिकेट टीम के साथ ही होगा, बाकी किसी स्पोर्ट्स के साथ न्यूट्रिशन नहीं होगा। डॉक्टर ज़रूर होंगे लेकिन न्यूट्रिशन नहीं होगा जो इनको डाइट वो बताएगा कि आपने ये डाइट प्लान करना है। तो डाइट प्लान तो बहुत ज़रूरी है। कहीं पर जहाँ पर हमजा को आपसे डांट पड़ी हो? हमजा को रोज़ ही मुझसे डांट पड़ती रोज है। डांट पड़ती रोज़ है? डांट वाह। पड़ती है हमजा को। किस बात पे पड़ती है सबसे ज़्यादा? हमजा को डांट इस वजह से पड़ती है कि एक दो लगा लेगा अच्छी, उसके बाद में कहेगा सर मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह का कोई मसला बना कर शुरू कर देगा। या रेस एक अच्छी लगा लेगा, उसके बाद थोड़ी स्लो लगाना शुरू कर देगा। तो इस वजह से हमजा फिर रोज़ सच में थक जाते हो या सिर्फ सच लेजी हो में रहे थक हो? जाते हैं। लेजी होएंगे तो फिर तो ये आपके नेशनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। जो ऑफिशियल बात होती है वही बताता हूँ, लेकिन कभी कभार लेजी भी होता हूँ। सुबह नहीं उठा जाता। सुबह उठना मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, बट सुबह उठ के कि ये स्विमिंग करने जाना है, वो जो टॉर्चर है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए ओवरकम करने के लिए। लेकिन अब मैं उसको फाइट कर रहा हूँ और मैं रोज़ जा रहा हूँ सुबह। अब आपको हैबिचुअल हो गया। हैबिचुअल हो गया। किस बात पर अभी तक आपको लगा कि हमजा ये बदलो, सिवाय इसके कि सुबह अगर लेट हो जाता है या फिर वैसे लेजी हो जाता है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़? दूसरा हमजा में यही है कि हमजा जब कोई चीज़ से समझा रहा हो तो ये देखने के बजाय, सुनने के बजाय जानबूझ के कहता रहेगा सर समझ नहीं आई मुझे। जब एक दफ़ा चीज़ बताई जाए फिर दूसरी दफ़ा पूछेगा, फिर बोलेगा सर समझ नहीं आई, फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं कहता कि तुम्हें समझ नहीं आती हर चीज़ की। फिर ये मूड बना लेगा कि सर आप मुझे डांटते रहते हैं हर वक्त, हर सब जितने भी प्लेयर हैं उनके सामने आप मुझे डांटते हैं, आपको मुझे नहीं डांटना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बेटा बंदा डांटता उसके साथ है जिसके साथ बंदे को प्यार हो। और जाहिर सी बात है तुम्हारे साथ तो मेरा प्यार है, और स्टूडेंट को हमेशा वो बच्चा प्यारा लगता है जो एक अच्छी ट्रेनिंग करता है। कोई ऐसा जब आपने हमजा के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई पहली दफ़ा, क्या ओपिनियन था उस टाइम? हमजा को जब मैंने देखा तो देख के मैंने फील किया, जब फर्स्ट टाइम मैंने इससे ट्रेनिंग स्टार्ट की तो
इसके स्ट्रोक को मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं ये बच्चा बहुत मुश्किल है कि आगे तक जाए, जिस तरह दूसरे बच्चे आगे हैं उस तरह आगे तक जाए। खैर वेल मैंने देखा कि मैं इसे ट्रेनिंग करवाऊंगा। मेरे सर थे जिनके पास ये पहले ट्रेनिंग करता था, वो मेरे भी उस्ताद थे लाहौर में, इंतज़ार शाह साहब, ये उनके पास ट्रेनिंग करता था। उन्होंने मुझे इधर भेजा तो मुझे कहते हैं कि यार हमज़ा लड़का है तो आप देखो उसको, आपको क्या लगता है कि वो कैसा बनेगा। मैं सर इंशाल्लाह मैं उसकी तरफ मेहनत करूँगा बच्चे की तरफ और देखूँगा क्या करना है। इसने टरकाना आना, स्विमिंग पे टरकाना शुरू कर देना, फिर इसके साथ मेरी अटैचमेंट हो गई। फिर मैंने रनिंग इसके साथ करनी, बाहर निकल के खुद ही ग्राउंड में रनिंग करनी, सारा फिजिकल इसके साथ खुद करना कि चलो बच्चे को ये हो कि मेरे साथ कोई बंदा कर रहा है तो चलो मैं करता हूँ साथ। फिर कभी कभी स्विमिंग भी इसके साथ स्टार्ट कर शुरू कर देनी, रेस शेस इसके साथ लगानी, इसने खुश हो जाना कि सर चलो मेरे साथ लगे हैं। तो बस इसी तरह करके हमज़ा के साथ मेरी अटैचमेंट रही है। बेसिकली आपका जब तक आपके कोच के साथ कनेक्शन नहीं होता है ना, तब तक आप एक्सेल नहीं कर सकते। और मेरा सर के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा स्पेशल कनेक्शन है जो नहीं टूट सकता, और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बेस्ट एडवाइस जो आपके कोच ने आपको दी हो? यही है कि सांस नहीं लेना आपने पूरी 50 मीटर में। पूरे 50 मीटर में सांस नहीं। और जब आपका पहला इंटरेक्शन था आपके कोच के साथ, तो आपका क्या ओपिनियन था उस वक्त? मुझे सर थोड़े सख्त लगे थे, मतलब एक होता है ना ये बंदा फंकी होता है या मजाकिया होता है। सर पहले मुझे सीरियस लगे थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सर का पता चला तो वो सर इतने हार्ड नहीं थे जितने लग रहे थे। और सबसे वो कौन सा इम्पोर्टेंट मोमेंट आपको लगता है जो आप दोनों की बॉन्डिंग में इम्पोर्टेंट साबित है? स्विमिंग। स्विमिंग, जब आप लोग इकट्ठे स्विम करते थे, फैन करेक्ट। आपका अपना आर्मी का एक्सपीरियंस रहा है, आप आर्मी में स्विमिंग करते रहे, क्या डिफरेंस देखते हैं अगर आप आर्मी स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स देखते हैं और फिर आप दूसरे कॉम्पिटिशन्स देखते हैं? ये ऐसा मैम देखिए ना, हमारी जो होती थी वो सिर्फ ट्रेनिंग है। जब हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जितने भी प्लेयर हैं ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग ही करनी होती है, ट्रेनिंग के अलावा उनका कोई काम नहीं होता। ट्रेनिंग होती जी थी जी। आपकी? तो उसके बाद शाम को फिर ट्रेनिंग भी करनी होती है, थके होते हैं बच्चे। तो बड़ी बात है इन बच्चों को कि ये बच्चे वहाँ तक जा रहे हैं, हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करके वो टाइम नहीं कर रहे थे। हमारे साथ लड़का था ओलंपियन आदिल बेग, वो 25 टाइम लगाया, तो हम सब बड़े खुश थे कि ये देखें ओलंपिक में 25 टाइम लगाया, तो बहुत अच्छा टाइम लगाया। लेकिन जब मैंने इस बच्चे की तरफ क्वालिटियाँ देखी, इस बच्चे को मैंने जहन बनाया कि मैं ऐसा बच्चा तैयार करूँगा कि जो कम से कम ऐसा टाइम लगाए कि एशिया में वो अगर गोल्ड ना निकाल सके तो वो सिल्वर लाजमी लेके आए पाकिस्तान के लिए। तो मैंने इस बच्चे पे बहुत मेहनत की, हमज़ा पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। और इसके साथ नाराज़ भी सिर्फ ऐसी वजह से होता था कि चलें ये इसके साथ मैं नाराज़ होऊंगा, ये ट्रेनिंग हार्ड करेगा और बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, जो ना सिर्फ टैलेंट या नेचुरल आपके पास जो स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, जी जी कंसिस्टेंसी, एंड आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना। आपको रिजल्ट्स फ़ौरन कई दफ़ा नज़र नहीं आते, और जब हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आते तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हम वो काम छोड़ देते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना? मैम ये ऐसा है कि अगर किसी बच्चे ने टाइम नहीं अच्छा किया ना, तो अगर कोच ये उम्मीद छोड़ देगा कि मेरा बच्चा टाइम अच्छा नहीं करेगा या ये तो कर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है बच्चा तो पहले उम्मीद छोड़ा होता है। उस्ताद को चाहिए कि इस चीज़ को आगे लेके चले, उसको और मेहनत करवाए, उसको देख। अभी मेरी नज़र होती है हमज़ा जो टाइम कर रहा है, या मेरे पास दूसरे बच्चे हैं जो टाइम कर रहे हैं, उनको पेरेंट को पता है कि सिर्फ ये उस्ताद हमारा है, सिर्फ बच्चों को टीचिंग करवा रहा है बस, इससे और कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी नज़र पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं उन सब प्लेयर की तरफ नज़र होती है कि उसके पास जो बच्चे लाहौर में टाइम कर रहे हैं क्या टाइम कर रहे हैं, जो कराची में बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो क्या टाइम कर रहे हैं, जो मेरे पास बच्चे कर रहे हैं ट्रेनिंग वो क्या टाइम कर रहे हैं, और जब नेशनल होगी मेरे जो बच्चे टाइम करेंगे वो क्या करेंगे। तो इनकी तरफ सारा कुछ देख के, सिर्फ कोच की सिर्फ ये नहीं होता कि एक ट्रेनिंग बच्चे को करवा दी, कोच की नज़र पूरे पाकिस्तान पे होती है कि पाकिस्तान में बच्चे क्या टाइम कर रहे हैं। अगर मैं बच्चा मेरा कंपटीशन खेलेगा, ये बच्चा क्या टाइम करेगा। बेसिकली आपका कोच के साथ जो कनेक्शन है ना वो होना ज़रूरी है, आपको ट्रस्ट होना ज़रूरी है। या मेरे पेरेंट्स ने तो इजाज़त दी हुई आप डांटें इसको जो करें, हमें मतलब रिज़ल्ट चाहिए बेसिकली। तो कोच ने तो डांटना भी है, मारना भी है, नाराज़ भी होना है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो इसको नहीं एक्सेप्ट करती कि बच्चे को डांटे भी ना और मारे भी ना, तो इसके बगैर नहीं हो सकता। नहीं, मारना तो आई थिंक नहीं चाहिए। ज़रूरी है मेरा ख्याल से,
बंदे को एक सीधे ट्रैक में रहने के लिए ज़रूरी है। आपके लिए हमजा वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पर आपको लगा कि दिस इज़ समथिंग जिसको मैं एक्चुअली मैं फुल टाइम लेकर चलना चाहता हूँ, या आई डू वांट टू पुट दैट एफर्ट? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे, स्पेशली व्हेन यू आर अ किड, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और पढ़ाई मुश्किल होती रहती है, डिफरेंट और तरह की आपकी मसरूफियात आती रहती हैं। तो किस तरह से, हाउ डिड यू डिसाइड, मेक दैट डिसीजन कि दिस इज़ इट, दिस इज़ समथिंग जो मेरे साथ चलेगा नो मैटर व्हाट? जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी तो मैं जब कंपटीशन में जाता था तो वापस मैं खाली हाथ आता था। ऐसे नहीं है कि मैं शुरू से ही जीत रहा हूँ। जो खाली हाथ में जो पोडियम पे फर्स्ट पर जो बंदा खड़ा होता था उसकी तरफ देख के एडमायर करता था कि इंशाल्लाह किसी दिन मैं उधर खड़ा हूँगा। तो सो यू हैड अ गोल इन माइंड कि दैट्स वेयर आई वांट टू बी। यस। कितना मुश्किल था उस स्टेज से गुजरना जब आप नॉट नेसेसरीली हर कंपटीशन जीत रहे थे? वो बेसिकली फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। तो वो आपको लगता है उससे आपको आप रेजिलिएंट भी हो जाते हो? यस आपको आगे चलते हुए हार से, ऑब्स्टिकल से आप डरते नहीं हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू द वर्स्ट, तो यूर यस लाइक नहीं नहीं आई कैन गेट थ्रू दिस एज वेल। यस। और क्या कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ पे थिंग्स टर्न फॉर यू? ये अभी मैंने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक मेजर मेजर टर्निंग? टर्निंग पॉइंट मेरे बुक में नाम जो आया वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक। आपके स्कूल की तरफ से, स्कूल कॉलेज की मेरा तरफ मुझे से? बहुत सपोर्ट करता है। मैम्स अगर रीस्केड्यूल होने वाले हों, डेट्स मेरे मैच हो ना हो रहे हों, तो वो बिल्कुल करके देता है मुझे। एक्स्ट्रा क्लासेस अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में ना हेल्प हो तो वो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज करके देते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक सेंटेंस में हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? बस मैं तो यही बोलूँगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ, हम्म। और बच्चों को ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिससे बच्चा ज़हनी तौर पे भी तेज़ होता है और जिस्मानी तौर पे भी हार्ड हो जाता है। और पेरेंट को चाहिए कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, उनको करेज करें कि वो स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ, और अपना जो अब उनके पास टाइम है वो गेम्स में लगाएं। कोई ना कोई गेम खेलें, ज़रूरी नहीं है स्विमिंग है, स्विमिंग के अलावा भी गेम है, फुटबॉल करें, हॉकी खेलें, हैंडबॉल करें, जो भी गेम कर सकता है बच्चा इजीली कर सकता है, उनको चाहिए कि वो गेम करनी आप चाहिए। दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए, और ऑल द बेस्ट हमजा, एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू आपको मैम। भी। एंड यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।